हेलो एवरीवन। आज हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटन। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, कंकाल का कार्य क्या है। कंकाल के कार्य, तो सबसे पहला कार्य है कंकाल शरीर में निश्चित आदान प्रदान करता है। दूसरा है मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय जैसे कोमल अंगों को सुरक्षित रखना। तीसरा है चलने में सहायक और पादों के साधारण चलने में सहायक होता है। और फोर्थ है रुधिरोत्पादक में सहायक करता है। और अस्थियों में गुहा की अस्थि मज्जा होता है जो रुधिर उत्पादन करता है। फिर बात करें श्वसन में सहायक, जो फेफड़ों के आसपास की पसलियों को स्टेर्नम वशीय पिंजरे का निर्माण करता है, जिससे श्वसन सुगमता से होता है। फिर हम बात करें मानव कंकाल तंत्र के बारे में, तो मानव कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अक्षीय कंकाल तंत्र। जो अक्षीय कंकाल तंत्र मनुष्य को अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां होती हैं, जो शरीर की लंब अक्ष पर स्थित होती है, जो केरोटी या मेरुदंड या उरोस्थित पर पसलियों से मिलकर बनी हुई होती है। फिर हम बात करें सिर की अस्थियां, तो सिर के अंदर कुल 29 अस्थियां होती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं। जिस सिर का कंकाल केरोटी कहलाता है। सिर के जो कंकाल को हम करोटी कहते हैं। और जब बात करें स्टर्नम, तो या फिर उरोस्थि, तो ये एक उरोस्थि पाई जाती है यहाँ पे। फिर बात करें हम पसलियों की, तो ये 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, अर्थात कुल 24 पसलियां हो गई। 12 लेफ्ट साइड में और 12 ही राइट साइड में, तो टोटल 24 पसलियां पाई जाती है। फिर हम बात करें रीढ़ की हड्डी में कुल 26 कसरेरुकाएं पाई जाती हैं। और अब हम ये तो थी सारी अक्षय कंकाल तंत्र। अब हम पढ़ते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, इसमें अग्र और पश्च उपांगों की अस्थियों एवं मेखलाएं सम्मिलित की जाती है, जिसमें 126 अस्थियां होती हैं। अग्रीय जो कंकाल तंत्र होते हैं, उसमें अग्र और पश्च उपांगों की अस्थियां या फिर मेखलाएं सम्मिलित होती है, जिसमें 126 अस्थियां होती है। पहला क्या है, असमेखला। इसके दो अर्धांश होते हैं, जिसको पहले को हम बोलते हैं स्केपुला और दूसरे को बोलते हैं हम क्लेविकल और स्पेकुला। ये दोनों अंश मेखला में आते हैं, अंश मेखला में। और फिर हम बात करें स्पेकुला, जो कंधा का भाग बनाती है, तथा इसकी ऊपरी सतह पर हम स्पेकुला नामक उभार पाया जाता है, जिसका एक प्रविष्ट अंशकुट जो कहलाता है। और जब हम बात करें कि ग्लेनोइड कैविटी में, तो जो ह्यूमन की सिर जुड़ा होता है तथा स्कंद संधि बनाती है, जो कि बॉल एंड सॉकेट्स, जिसको बंदूक खलिका संधि भी कहते हैं हम। अब हम करें श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला में क्या होता है, ये भी दो अर्धांश पाई जाती है, परंतु दोनों अर्धांश मध्य रेखा के जो होते हैं ना, पबिक सेमफेसिक से जुड़े होते हैं। इसके अर्धांश 3 अस्थियों में होते हैं। पहला होता है श्रोणी अस्थि, दूसरा होता है असनास्थि और तीसरा होता है जगनास्थि। ये सब 3 टाइप हो गए। अब हम बात करें भुजाओं की अस्थियों का क्या काम है, तो भुजाओं की अस्थियों का सबसे पहले इसको हम प्रगंडिया, वह अस्थि के बाहुभाग को पाई जाती है, जिसकी संख्या 1 होती है। और फिर हम बात करें रेडियम और अल्ना। रेडियम अल्ना हाथ के अग्रभाग में पाई जाती है और ये कुल 4 होती है। जब हम बात करें रेडियस की, तो ये छोटी और भीतर की ओर 1 ही पाई जाती है। और फिर अल्ना जो होती है, ये बड़ी और बाहर की ओर 1 पाई जाती है। और अब हम बात करें मणिबंदिया को हम कार्पल्स कहते हैं। ये हाथों की कलाई में होती है, इसकी संख्या 8 होती है। अल्ना 1 होती है, रेडियस भी 1 ही होती है। और हम बात करें प्रथम पंक्तियों की 3 अस्थियां होती है और दूसरी पंक्ति में 5 अस्थियां होती है। तो अब हम बात दूसरी करते हैं मेटाकार्पस एंड प्लांगेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें अंगुलियों की अस्थियां 14 होती है तथा मेटाकार्पस 5 होती है 2 अंगूठों में, तथा प्रत्येक अंगुली में 3-3 होती है। मानव हाथों की
मानव हाथों की अंगुली सूत्र 2 3 3 3 होता है, मतलब 2 और फिर 4 बार 3 3 है, तो 2 3 3 3 3। और अब हम टांगों की बात करें, टांगों की अस्थियों में क्या होता है, सबसे पहले तो होता है फीमर, जिसको हम उर्विका कहते हैं। ये जांग वाले भाग में स्थित होती हैं। इनकी संख्या 1 होती है। फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि होती है। जब हम बात करें दूसरी टीबिया फिबुला, तो ये अंत्य बाही जांघी होती है। यह अस्थि पिंडली से स्थित होती है। मुख्य संख्या 2 होती है और इस अस्थि को हम टीबिया और फिबुला नामक 2 अस्थियों से बनी होती है। और अब हम बात करें गुल्फस्तियाँ और अंगुलियां, तो ये सब चीजें इसमें इसकी संख्या भी 7 होती है। और अंगुलियों की कुल संख्या 14, अंगुलियों की जो अस्थियों की संख्या होती है वो टोटल 14 होती है। और हम पाँव की अंगुली सूत्र 2 3 3 3 3 हम कर सकते, जैसे हाथ की है सेम वैसी पाँव की अंगुलियों का सूत्र है। और हम बात करें पटेला, एक घुटनों की त्रिभुजाकार अस्थि है जिसका निर्माण टांग की वृहद प्रसारणी या मेसी से कंडरा से होता है। और अब हम बात करें संधिया, तो ये जो संधिया तो सबसे पहले अस्थि और उपास्थि के मध्य संपर्क स्थल को संधि कहते हैं। और कंकाल के भिन्न भिन्न भागों की संधियों में उपस्थित के कारण गति संभव होती है। हम सबसे पहली बात करते हैं कि अस्थियों के बीच गतिशीलता के आधार के 3 ही संधियां पाई जाती है। पहला तो होता है तंतुमय, जिसको हम अचल भी बोल सकते हैं, स्थिर संधि भी बोलते हैं। और दूसरी है उपास्थिल संधि जो, और तीसरी है चल संधि। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तंतुमय संधि क्या होती है? ये तंतुमय संधि, इस संधि में बिल्कुल गति भी संभव नहीं है। इस प्रकार की अस्थियां तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। जैसे उदाहरण ले, खोपड़ी की अस्थियां तथा दांत के जबड़े के मध्य तंतुमय संधियां पाई जाती है। तंतुमय संधियां कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी की अस्थियों तथा दांत के जबड़े के मध्य तंतुमय संधियां पाई जाती है। दूसरा है उपास्थील संधि। उपास्थील संधि ये क्या करती है? इसमें तनाव ऐंठन के कारण गति संभव होती है। तनाव ऐंठन के कारण गति संभव होती है। अस्थियों के मध्य ऐसे जोड़े संधान कहलाते हैं। फिर हम बात करें उपास्थील की जो उदाहरण होते हैं, तो ये कहाँ होता है कि कशेरुकाएं के मध्य या फिर दंत कास्तियों तथा जंगों संगान के मध्य ये प्रकार की संधियां उपस्थित होती हैं। अब ये भी 2 प्रकार की होती है, दूराग्र या विसर्पी। दूराग्र क्या काम करती है? दूराग्र संधि के पार्श्व गति संभव है, लेकिन विसर्पी संधि में अस्थियां विसर्पण करती हैं। कलाई की संधि, रखने की संधि आदि विसर्पी प्रकार की, जबकि एटलस अक्ष और मध्य दूराग्र संधि है। और अब हम बात करें चल संधि के बारे में। चल संधि ये जुड़ी अस्थियां मुक्त रूप से गति करती हैं। इनके मध्य पाए जाने वाले आकाश या स्थान की संधि कोटर कहते हैं। अब हम बात करें बंदूक खल्लिका संधि, कब्ज संधि, दीर्घ वृत्तज संधि और चल संधि, ये सारे इसमें पाई जाती हैं। और स्कंद तथा श्रोणी संधि के मध्य बंदूक खल्लिका संधि पाई जाती है। और कोहिनी के घुटने, कोहिनी की संधि, घुटने की संधि, अंगुली की संधि आदि कब्जा संधि के उदाहरण आते हैं। और अब हम बात करें पेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में। तो पेशियां प्राणियों की पेशियों द्वारा गमन गति या एक मुख्य लक्षण होता है। और अब हम पेशियों की बात करते हैं, पेशियां मसल्स के बारे में। तो प्राणियों पेशियों द्वारा गमन गति या प्रमुख कारण होता है। फिर बाद में ये 3 प्रकार के होते हैं। कंकालीय जो ऐच्छिक पेशियां होती है, फिर चिकनी मतलब अनैच्छिक पेशियां होती है, और तीसरी है हृदय पेशियां। अब हम बात करते हैं ऐच्छिक पेशियां क्या होती है, कंकालीय पेशियां। तो इसमें होता है ऐच्छिक पेशियों की अस्थियों में टेंडन्स द्वारा जुड़े होने से के कारण इसमें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं इसे हम। ये टेंडन्स द्वारा जुड़ी जाती है और इससे रेखित पेशियां भी कहते हैं तथा ऐच्छिक नियंत्रण के कारण ये ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। और अभी हम बात करें अरेखित पेशियां, चिकनी पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। इस पेशियां इन पेशी कोशिकाओं या तुर्क रूपी होती हैं। इसके केंद्रक उपस्थित होते हैं। केंद्र के चारों ओर के कोशिकाएं द्रव में पेशी पाया जाता है, लेकिन इसमें आड़ा रेखांकन अनुपस्थित होता है।
बात करें हृदय पेशियां की, तो हृदय पेशियां इसमें से एक केंद्रक उपस्थित होता है। ये पेशियां हृदय की दीवार में पाई जाती हैं। ये संखान्वित व रेखित होती है। बड़ी रक्त वाहिनियों में भी उपस्थित होती है। संरचनाओं में तो ऐच्छिक पेशियों के समान तथा कार्यों के अनैच्छिक पेशियों के समान ये पेशियां होती है। बात करें थकान का अनुभव नहीं होता है। ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां क्या होती है? इन पेशियों में बहुकेंद्रीय व्यवस्था पाई जाती है। और ऐच्छिक पेशियों में तो बहुकेंद्रीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अनैच्छिक पेशियों में केंद्रीय व्यवस्था पाई जाती है। और इन पेशियों में गति, ऐच्छिक जो पेशियां होती है इनमें गति हमारे नियंत्रण में होती है और अनैच्छिक पेशियों में गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। बात करें हम थकान का अनुभव होता है तथा इन पेशियों के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऐच्छिक पेशियों के द्वारा थकान का अनुभव होना या फिर इन ऐच्छिक पेशियों के द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जबकि बात करें हम अनैच्छिक की, तो इसमें थकान का अनुभव नहीं होता है और अनैच्छिक पेशियों में न ही हमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और बात करें उदाहरण, तो हाथ जो ऐच्छिक के जो उदाहरण होते हैं, हाथ पैर की पेशियां, गर्दन की पेशियां तथा ग्रशिका के ऊपर भाग में संबंधित पेशियां। और अनैच्छिक पेशियां के उदाहरण बात देखें तो आहार नाल से संबंधित पेशियां, आंतरिक अंग जैसे मूत्राशय, गर्भाशय की पेशियां, ये सारे हैं अनैच्छिक पेशियों में आते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? मानव शरीर में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। 639, ओके। और पेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक कई पेशी तंतु मसल्स फाइबर होते हैं। रेखित पेशी के गहरे बैंड तथा हल्के बैंड पाए जाते हैं। पेशी तंतु बहुकेंद्र की कोशिका होती हैं जो सार्कोलिमा द्वारा आवृत होती हैं। जब बात करें पेशी तंतुओं की, सबसे छोटी कार्यिका इकाई सार्कोमियर होती है, जिसका निर्माण मोटे मायोसिन तंतुओं पर पतले एक्टिन तंतुओं द्वारा होता है। और बात करें केवल कान की अस्थि जन्म के समय विकसित होती है। सबसे बड़ी पेशी लुटियस मैक्सिमस तथा सबसे छोटी स्टेपिडियस होती है। सबसे मजबूत पेशी मेसेस्टर होती है जो जबड़े में उपस्थित होती है। सबसे लंबी पेशी जो होती है ना, सार्टोरियम होती है। और बात करें हम सबसे मजबूत पेशी जो होती है ना, मेसेस्टर होती है जो जबड़े में उपस्थित हो। और सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस होती है। और हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि ऑर्थोलॉजी की जो विभिन्न हड्डियों का जो संख्या होती है, उसके जॉइंट से जोड़ने वाले अध्ययन को हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं, हड्डियों। और फिर बात करें कि अस्थि विज्ञान को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। पेशियों के अध्ययन उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, नहीं सार्कोलॉजी बोलते हैं। और हड्डियां जोड़ने के अध्ययन को स्नायु संधि या सैंडी